तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अपन भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। अगर जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स, क्योंकि ये रिलेटिव है दोनों के दोनों, भाग 3 और भाग 4, तो दोनों अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको मतलब दोनों पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मौलिक अधिकार पहले देख लीजिए अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि भाग 4 में दिए हैं। भाग 4 के अंतर्गत हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलता है भाग 4, जिसमें क्या दिए गए हैं, भाग 4 में क्या दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और एक मिलता है भाग 4A। कौन सा? भाग 4A। और एक दिया गया है भाग 4 और एक भाग 4A। इन तीन दोनों में क्या दिया गया है? भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जबकि भाग 4A में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। ये किस में बताया गया है? तो भाग 4A में बताया गया है। ठीक है, इनका जो वर्णन है वो भाग 4 से लेके भाग 4 में मिलता है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ मिलता है? तो 36 से लेके और 51 तक क्या देखने को मिलता है? हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। जबकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मिलते हैं 51A में। कहाँ मिलता है इनका वर्णन? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, और भाग 4A में है। आ गया सीख? आ गया ये समझ में? अब इसके बाद आगे देखते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए? आयरलैंड। कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व है ये कहाँ से लिए गए? इनकी अवधारणा तो आयरलैंड से ली गई, जबकि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई, पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, तो आपको बस अभी अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख रहे हैं, तो बस आपको इनका इतना याद रखना है कि हमें जो भी आएंगे सब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है हमारे संविधान में, और ये हमारे संविधान में मूल रूप से थे, यानी कि जब संविधान बना था तब से ये क्या है, हमारे संविधान में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो BN राव, जो क्या थे, सलाहकार थे, संविधान सभा की समिति के सलाहकार थे। उन्होंने बताया था कि हमें दो तरीके के मौलिक अधिकार प्राप्त करने चाहिए। एक अभी दे देने चाहिए, यानी कि जैसे ही संविधान लागू हो तब से मतलब साथ में ही दे दें, लेकिन जो बाद में जो संविधान हो उसे धीरे धीरे करके सरकारें मतलब देना स्टार्ट कर दे जनता को, धीरे धीरे करके। लेकिन उनकी जो प्रस्ताव था उसको सीधे ना मानकर उनको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया। क्या किस में जोड़ दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया। किनको? जो दूसरे मौलिक अधिकार बता रहे थे वो, उन्हीं को। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये गैर न्यायोचित प्रकृति के। कैसे? गैर न्यायोचित प्रकृति, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। ठीक है, गैर न्यायोचित प्रकृति का मतलब क्या है? इनको लेके, यानी कि सरकार यदि इनका पालन नहीं कर रही है तो इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। किनको? इनको लेके। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ दिया गया कि न्यायालय, कोई भी देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग कर रहा है, मतलब सरकार से ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि आप राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कीजिए, लोकतांत्रिक न्याय की। तो अब सरकार यानी राज्य सरकार जो चाह रही है वो कर नहीं पा रही है, तो आप इसे लेके कि सरकार ये नहीं कर रही है हमारा, और ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 38 में दिया है। तो इसे लेकर आप डायरेक्ट जाके और सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट इनको लेकर रीटे जारी करता है। जबकि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान क्या कर सकता है? रीटे जारी कर सकता है। और रीटे कितनी प्रकार की होती है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो सरकार ये क्या है, गैर न्यायोचित प्रकृति के, इसी को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही हो गई। इसके बाद बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो इनका जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सरकार से ऐसी अपेक्षा की जाती है, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी होती है उससे अपेक्षा की जाती है कि आप एक
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जिनमें सभी लोगों का भला हो सके। किसमें? सभी लोगों का भला हो सके, ऐसे राज्य की कल्पना करने की बात करता है, यानी कि ऐसे राज्य को बनाने की मांग करता है कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, जिसमें आर्थिक वृद्धि हो और सामाजिक मतलब समाज में सभी लोग एक दूसरे को समानता की भावना हो, जिसमें कोई ऊंचा कोई ऊंच नीच ना हो, ठीक है, सभी लोग बिना भेदभाव किए एकजुट होकर रहे, ऐसे राज्य की स्थापना करने की मांग करता है। ठीक है, कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ये दो उद्देश्य है। कौन? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और दूसरा कौन है? तो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे फैक्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन पर जो विचारधारा है, इनमें 3 विचारधाराओं के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया। कौन सी? एक है गांधीवादी विचारधारा, दूसरी समाजवादी, तीसरी उदारवादी। ठीक है, गांधीवादी, वादी का मतलब होता है विचार, ठीक है, तो वादी का मतलब होता है विचार, और जो गांधी से जो प्रेरणाएं दी गई यानी कि जो गांधी से प्रेरित है उन्हें अपन गांधीवादी कहते हैं। सामाजिकवादी, समाज से जो प्रेरित है उन्हें समाजवादी कहते हैं। और उदारवादी मतलब सभी के समान, सभी के लिए उदार भाव रखना, किसी के ऐसा नहीं कि ये मेरी जाति का नहीं है तो मैं इसके विरुद्ध कठोर प्रावधान रखूंगा, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है ना, उदार रह के सबका भला कर सकती है। ठीक है, उसे उदारवादी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके पहले आर्टिकल की। इसका वर्णन कहाँ तक किया गया है? तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में बताया गया राज्य की परिभाषा क्या होगी। राज्य की परिभाषा वही होती है जो आर्टिकल 12 में बताया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार या अन्य सरकार है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार जैसे पंचायती, म्यूनिसिपालिटी, जो राज्य सरकार, इन्हें अपन राज्य का दर्जा देते हैं। ठीक है, और कुछ भी जो अन्य जो सरकारी संस्थाएं उन्हें अपन क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। जबकि आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या मतलब? इनको लेकर आप न्यायालय के समान नहीं जा सकते, न्यायालय पे इनको लेकर आप न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते सरकार के विरुद्ध। ठीक है, इतना याद रखना है कि इन्हें ये क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, यानी कि इनको अगर सरकार लागू नहीं कर रही है तो इन्हें लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि अपने मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हमारे लिए क्या कर सकती है? रीटें जारी कर सकती है, लेकिन इनको लेकर रीटें जारी नहीं कर सकती। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन न्यायों की बात की गई है? धार्मिक न्याय की बात की गई है या नहीं की गई है? ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और एक लगा देगा धार्मिक, इनमें से कौन से की नहीं की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि सरकार से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे। ठीक है, यानी कि सरकार सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सभी को सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, और क्या हो? राजनीतिक, यानी कि सभी लोग राजनीति में पकड़ मजबूत करें या देखें, मतलब उसको समझे राजनीति क्या होती है। तो ऐसे राज्य की कल्पना की जाती है। आर्टिकल 38। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 39। कौन सा? आर्टिकल 39। इसमें क्या किया गया? संसाधनों का उचित वितरण, कार्य समान और समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण से मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि सरकार किसी एक पे ही चाले, यानी कि सरकार चाहे कि मैं तो फला घर का, मान लीजिए कोई भी एक फला परिवार मान लीजिए कि मैं तो सारी नौकरियां इन्हीं को दूंगा, या सारे संसाधन जो है राज्य के वो सिर्फ ये यूज कर सकते हैं, नहीं इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। राज्य के जो संसाधन है उनका सभी में क्या हो? वितरण, समान रूप से वितरण हो, यानी कि राज्य की नौकरियां हो तो उन्हें में समान वितरण हो। ऐसा नहीं हो कि केवल ओबीसी वर्ग वाले ही सारी नौकरियां कर रहे हैं, या एसटी एससी वाले ही सारी नौकरियां कर रहे हैं, या सामान्य वर्ग वाले ही सारी नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उनमें क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। सभी में क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। और समान कार्य, यानी कि एक समान कार्य हो, ऐसा नहीं हो कि किसी काम को दूसरे को, वही काम किसी को दूसरे को दे दिया, कहीं उसी को दे दिया, यानी कि कोई समान कार्य मतलब एक लड़का और लड़की, मान लीजिए कि वो कार्य लड़की नहीं कर सकती और ये काम
लड़के नहीं कर सकते, यानी कि दोनों क्या कर सकते हैं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, इसलिए दोनों को सामान्य कार्य की अवधारणा दी गई। इसके अलावा समान वेतन, अब समान वेतन से मतलब ये है कि हम दो लोग नौकरी कर रहे हैं और एक को वही नौकरी करने के एक को पैसे अलग मिल रहे हैं और एक को पैसे अलग मिल रहे हैं। तो इसीलिए राज्य सरकारें भेदभाव नहीं कर सकती कि एक को अलग, यानी कि लड़की को कम और लड़के को ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकती, दोनों को समान वेतन देना है। इसके अलावा आते हैं आर्टिकल 39 का। आर्टिकल 39 का या आर्टिकल 39A, ठीक है। इसमें बताया गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर मतलब समान अवसर, यानी कि समान जो अवसर प्रदान करेगी सरकार, उसमें क्या देना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा। और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। हमारे समाज में जो ओबीसी यानी कि जो आरक्षण का सिद्धांत है वो इन्हीं के माध्यम से मिलता है। आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39B या C, ठीक है ना, इन 2-3 आर्टिकलों के माध्यम से क्या दिया गया है, तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि सरकार हमारे जो आर्टिकल 39 के भी आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39B ऐसे मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि यदि इन दोनों का हवाला देकर, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39B का हवाला देकर यदि सरकार आपके कुछ मौलिक अधिकारों को संकुचित कर रही है, तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है ना। क्योंकि इनमें क्या करती है कि समान अवसर, यानी कि सरकार क्या करती है कि समान अवसर का मतलब यानी कि समानता का भाव रखना। क्या, दोनों को, जो पिछड़े वर्ग हैं और जो सामान्य वर्ग हैं, उन दोनों को क्या लाना है, एक लेवल पे लाना है। क्या करना है, एक लेवल पे लाना है। यदि पिछले वाले को ज्यादा दे रही है तभी जाके तो सरकार, तभी तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। और यदि दोनों को बराबर देगी तो ऊपर वाला तो ऊपर ही चला जाएगा और नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। इसलिए क्या करती है, आरक्षण की भावना कहाँ से निकलती है, तो यहीं से निकलती है, ठीक है ना। ये दोनों अपने मौलिक अधिकारों को भी संकुच कर सकते हैं, यानी कि इनको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों का, यानी कि आप जैसे आरक्षण की बात करते तो आरक्षण को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि सरकार ने इन्हें दे रखा है, ठीक है। ये समान अवसर का भाव है, तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 40। कौन सा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया, तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का प्रावधान दिया गया, ठीक है। राज्य चाहे तो पंचायत रख सकता है, राज्य चाहे तो पंचायत नहीं रख सकता। इसे बाद में, स्टार्टिंग में था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से क्या कर दिया है, इसे एक संविधान में, यानी कि संविधान का संवैधानिक प्रधानता कर दी। इसे क्या कर दिया, संवैधानिक प्रधानता दे दी गई है, क्योंकि अब ये आर्टिकल में ही जोड़ दिया गया है। तो अनुसूची 11 में इसका वर्णन मिलता है हमें, किसके, पंचायतों के बारे में, ठीक है। तो कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा इससे पहले क्या था कि राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ पंचायतों को रखे या ना रखे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या गया है, कुछ दशाओं में विशेष काम, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा है या कोई गरीब है या कोई भी मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो सरकार क्या करे, उसे काम प्रदान करवाए। क्या काम, कुछ काम भी प्रदान करवा सकती है, ठीक है, यानी कि कोई भी काम दे देना। इसके अलावा आर्टिकल 42 में क्या बताया गया, तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा में होना चाहिए। मतलब जो सरकार कार्य करवा रही है, इन दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है। 41 को कुछ विशेष दशाओं में सरकार काम दे सकती है, और आर्टिकल 42 में बताया गया कि कार्य संगत, क्या, कार्य ऐसा होना चाहिए जो सभी के समान होना चाहिए, यानी कि न्याय संगत हो, यानी कि उसके चलते हमें न्याय मिल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे काम करवा ले और पैसे देके भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा, यानी कि यहाँ पर मानव काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब आप कहीं भी ले जाके और पटक दोगे और वहां पे काम करवा रहे हो, जो मानवीय दशा में ही नहीं है, ठीक है ना। जो मानवीय दशा में कोई फील नहीं करता है, यानी कि वहां पर कोई लोग बाग दिख ही नहीं रहे, कोई ऐसी गलत जगह पे जाके काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 43, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, ठीक है। अगर सरकार ये काम नहीं करवा सकती, ठीक है ना, सरकार ये काम नहीं करवा सकती तो क्या कर सकती है, सरकार कुछ मजदूरी दे दे, ठीक है, कुछ मजदूरी करवा ले, या कुछ क्या कर दे, कुटीर उद्योग उन्हें कहते हैं, जैसे कि अपन घर में बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बनाना, चटाई बनाना, ठीक है,
जो भी बांस से जो मिलते हैं, जैसे बीड़ी वगैरह, चटाई वगैरह बनाना, डलिये वगैरह बनाना, उन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। तो ठीक है, तो सरकार क्या करना चाहिए, या तो मजदूरी दे दे या फिर क्या कर दे, उनको कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान कर दे। ठीक है, तो आपको इन तीनों को एक साथ याद रखना है। आर्टिकल 41 कुछ विशेष दशाओं में काम, आर्टिकल 42 कार्य न्याय संगत मानवीय दशाओं में, और आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता कानून। अगर सबसे ज्यादा आप मुझसे पूछे या किसी से भी पूछना कि डीपीएसपीस में, यानी कि इन्हें अपन डीपीएसपीस भी कहते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या तत्वों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो आपको सिर्फ बिना सोचे समझे एक ही जवाब देगा, वो आर्टिकल 44, और सबसे ज्यादा विवादास्पद। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर क्रिमिनल कोड की स्थापना की जा सकी है और सिविल कोड की स्थापना नहीं की जा। सिविल कोड से मतलब है जैसे कि तलाक के मामलों को देखना, ठीक है, जो तलाक के मामलों को देखना, उसी के साथ में क्या करना है, जैसे कि कोई भी अपने जो धन का वितरण किया जाता है उनको, यानी कि जो अपने उत्तराधिकारियों के संबंधित मामले देखना, किसी को तलाक दे दिया तो उसको पोषित करने के लिए, यानी कि जो उसके बाद में जो राशि दी जाती है उसको, उसके बारे में जानना। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जमीन से विवादित मामले, यानी कि घर में जो घर परिवार से सारे रिलेटेड मामले हैं ना, उन्हें अपन सिविल मामले कहते हैं। और क्रिमिनल मामलों तो हमारे यहाँ चलते ही है, क्रिमिनल मामले तो किसी का मर्डर कर दो क्रिमिनल मामला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नहीं है। तो कुछ मामलों में क्या होता है, समान नागरिक संहिता कानून, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि धर्मों के आधार पर इसमें ज्यादा मैटर रहते हैं। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है ना, हिंदू धर्म में कोई तलाक का प्रावधान नहीं है। जैसे कि मुस्लिम धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म में 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। तो इन जो महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे अपन, सिविल कोड कहेंगे। यानी कि यही क्या है, समान नागरिक संहिता कानून। यानी कि इन पर सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा कानून बनाएंगे जो सभी के लिए समान हो, धर्मों के आधार पर नहीं हो। कोई व्यक्ति तलाक लेना चाह रहा है, कोई तलाक देना चाह रहा है, ऐसा जिसका मन पड़ा तब जाके तलाक दे दिया मुस्लिमों में। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। और इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला भी है कि सिविल कोड की स्थापना की जाए। ठीक है ना, लेकिन सरकार आज तक इसका प्रावधान नहीं कर पाई है। और यदि आप इससे संबंधित कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप दृष्टि आईएएस की वीडियो देखिए, समान नागरिक संहिता कानून के ऊपर जो विकास सर है उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया, आप उसको देख लीजिए। अगर मैं इसको बताऊंगा तो तकरीबन 3 या 4 घंटे का अकेला वीडियो ही बनेगा यही। ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लगभग 2 या 3 घंटे या 4 घंटे के समथिंग का है, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में बताया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। इसमें जो पहले प्रावधान था वो आर्टिकल 6 से 14 के बीच में था, लेकिन आर्टिकल 14 जो 6 से 14 का जो प्रावधान है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों में कर दिया गया। यानी कि अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये दे दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है और अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रख दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो 6 वर्ष से जिनकी आयु कम है, सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, इनका ख्याल रखना। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और जनजाति। जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी होती है, शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय, यानी कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना और उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना, क्योंकि आप जानते हैं कि एसटी एससी के साथ में सामाजिक न्याय सबसे ज्यादा होता है ऊंच नीच के आधार पे। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 47 मद निषेध। मद निषेध यानी कि नशीले पदार्थ और पोषाहार और स्वास्थ्य। मद निषेध से मतलब है शराब, ठीक है ना, शराब, तंबाकू, ये चीजें बंद करना, ड्रग्स वगैरह। अच्छा, एक दिमाग आता है सरकार ने कभी शराब बंद क्यों नहीं की? इतना हल्ला होता है कि शराब बंद कर दो, ये कर दो, शराब पी रहा है कोई व्यक्ति, घर बर्बाद हो गया उसका, ये हो गया बर्बाद। शराब सरकारें बंद क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उस सरकार को सबसे ज्यादा, राज्य सरकार की जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो इन्हीं से होती है। यानी कि राज्य सरकार, इससे जो शराब से जो पैसा मिलता है वो केंद्र सरकार के पास नहीं जाता, ये जीएसटी के अंतर्गत भी नहीं आती। इससे जो सारा पैसा मिलता है वो किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार के पास आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है शराब। क्या होता है? शराब। यानी कि शराब पर अगर सरकार रोक लगाती है तो शराब पर रोक लगाने से सरकार का एक आय का काफी बड़ा हिस्सा चला जाएगा राज्य के पास से। क्योंकि और सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, तभी जाके तो विकास काम कर पाएगी। तो विकास काम में
नशेड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, यानी कि जो दारू पीते हैं ना उनकी। तो मद निषेध, अब मद निषेध कर दिया तो सरकार इससे क्या करेगी, पोषाहार यानी कि उनको अच्छा आहार प्रदान करेगी जिससे पोषण युक्त हो और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के बारे में क्या बताया है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। मान लीजिए अब व्यक्ति ने शराब छोड़ दी, तो व्यक्ति ने शराब छोड़ दी तो अब कोई गांव का व्यक्ति है जो शराब पीता था, अब उसने शराब छोड़ दी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और वो अच्छा खाना भी खाने लगा। उसके बाद में क्या बताया गया, आर्टिकल 48 में क्या बताया गया कि अब जो गांव का व्यक्ति है, अब उसने शराब तो छोड़ दी, पहले दिन भर 24 घंटे नशे में धुतता रहता था, लेकिन अब वो क्या करने लगा है, कृषि करने लगा है, ठीक है, पशुपालन करने लगा है। और दुधारू पशुओं से मतलब है कि जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन्हें अपन दुधारू पशु कहते हैं। सरकार इनको बढ़ावा दे, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दे, पशुपालन के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दे, तो इसलिए क्या कर सके, तो जो नशा छोड़ के अब आया है तो वो कृषि के संबंध में आ चुका है। तो कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु से संबंधित कौन सा है, तो आर्टिकल 48 है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 48A। इसके बाद में क्या कहा गया कि इसको बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण, यानी कि जो कृषि कर रहा है वो व्यक्ति वो क्या करे, पर्यावरण का भी संरक्षण करे, उसके पर्यावरण संबंधी यानी कि पेड़ पौधों का रोपण करे, ठीक है ना, तो पर्यावरण का संरक्षण भी करे। ये कब जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ये जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 इसके माध्यम से बताया है कि राष्ट्रीय महत्व, स्मारक आदि का संरक्षण करना। जैसे कि आर्टिकल 49 के माध्यम से ये बताया गया कि हमारे आसपास जैसे कि जो किले हैं, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, हमारे आसपास जो किले वगैरह हैं, जो पुरातात्विक धरोहरें हैं, जैसे किला हो गया, कुछ भी सामग्री हो गई जो प्राचीन काल की है, राज्य उनकी क्या करे, सुरक्षा करे, ठीक है, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करे, उनकी सुरक्षा करे। और पर्यटक स्थल के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है कि कोई भी किला है तो यदि आप उसका संरक्षण करेंगे, उसका रख रखाव सही करेंगे तो वहाँ पर पर्यटन बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है और पर्यटन से काफ़ी सारा राज्य को आय प्राप्त हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व, स्मारक आदि का संरक्षण करना किस में दिया गया, तो आर्टिकल 49 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका में स्पष्ट विभाजन। अगर यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो जाएंगे तो ये मान ली लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि यदि आप सरकार के हिसाब से न्यायपालिका चलने लगेगी तो अगर आप कोई केस लेके जाओगे तो न्यायपालिका सरकार का कहा मानने लगेगी, नहीं इसको जाने दो, ये हमारा आदमी है, तो लोकतंत्र खतरे में ही है ना फिर। तो इसलिए इन दोनों का क्या किया गया, स्पष्ट विभाजन, यानी कि अगर कार्यपालिका कुछ गलत काम कर रही, कार्यपालिका का मतलब है जो यहाँ पर कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, ठीक है, हमारे लिए योजनाएं लाती है, तो यदि कोई सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ अपन कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका स्पष्ट विभाजन की बात करता है कौन, आर्टिकल 50। इसके बाद करते हैं तो आर्टिकल 51। अब हमने हमारे देश में सारे सुधार कर लिए, ठीक है ना, हमारे राज्य ने जो योजनाएं बनाई थी वो इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ठीक है। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसी योजनाएं बनाएं जो राज्य के नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी साबित हो, ठीक है ना। तो यदि अब राज्य की नौकरी, राज्य में तो सब कुछ कर लिया, तो अब आर्टिकल 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में भी सोचना चाहिए और उसकी सुरक्षा या शांति बनाए रखने में हमारी भूमिका प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, उसकी शांति एवं सुरक्षा को बढ़ा सके। अब जब यदि आपसे बोला जाए कि हमारे मौलिक अधिकार तो ये होगा, ये क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिन्हें आप देख के किसी भी सरकार का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी सरकार ने ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, इनके महत्वों का ध्यान रखा है या नहीं रखा है, यानी कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आप इनको ध्यान में रखकर ही योजनाओं का निर्माण करें, यानी कि योजनाएं बनाएं, योजनाओं को क्रिएट करें, योजनाओं का उसमें जो योजनाएं जो आप बना रहे हैं वो इन्हीं से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो अब जब आप वोट दो तो इनको ध्यान में रखना कि क्या हमारी सरकार है ऐसा काम कर रही है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे काम करो जिससे राज्य के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। तो यदि कर रही है तो वोट दीजिए, नहीं कर रही है तो जाने दीजिए, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रख के देना है इस बार वोट, और किसी चीज को नहीं। तो ये थे। इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं। केशवानंद भारती केस, ठीक
ठीक है ना। याद करने का इतना है कि यदि आप मेरा काम मानो ना, तो सबसे ज़्यादा याद रखने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा आर्टिकल 44। ठीक है ना। अगर इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है आर्टिकल 44, और इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये क्या है, एक गैर न्यायोचित प्रकृति का है। यदि याद हो जाए तो और अच्छी बात है, आप एक दो बार लिख के देखिए इनको, टेबलिंग बना के देखिए, जैसे कि टेबल बना लिया, आर्टिकल, इधर आर्टिकल लिख लिया, इसमें बीच में प्रावधान लिख लिए, क्या क्या प्रावधान दिए गए, तो याद करोगे ना तो हो जाएगा। ऐसा कुछ बड़ी हुआ नहीं है वो। इसके बाद बात करते हैं तो केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के माध्यम से बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि 1973 में हुआ था केरला वर्षित केशवानंद भारती केस। बाद इस वीडियो के बारे में मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, और यदि इसको भी देखना चाहे तो दृष्टि आईएएस से पढ़ा है, ये भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें क्या गया कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बताया है। इसमें कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे क्या है, यानी कि उनसे श्रेष्ठ है। यानी कि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऐसा नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों पे हावी हो जाए। नहीं, मौलिक अधिकार ही हमेशा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हावी रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार आपके कर्तव्य यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है जम के और कोई भी नीतियां ला रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। आप इनको क्या कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों को क्या बताया था, जो सर्वोच्च न्यायालय उसने श्रेष्ठ बताया था, और दूसरे क्रम पे किसका रखा था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा था। इसके अलावा फिर हुआ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे अपन मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है ना। इसमें काफी सारे आर्टिकल, लगभग बहुत सारे आर्टिकलों में चेंजेस कर दिया था। 6 साल की सरकारें कर दिया था कि आज से 6 साल की सरकारें रहेंगी। ठीक है ना। लेकिन जो उसके बाद में जो बीजेपी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने क्या कर दिया, इसको वापस 5 साल का कार्यकाल कर दिया था। लेकिन नहीं तो इन्होंने तो 6 साल का कार्यकाल कर दिया था। ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या बताया गया, इन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। 1973 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो श्रेष्ठ है, मौलिक अधिकार दूसरे स्तर पर। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर यदि कोई सरकार कानून बना रही है तो उसमें मौलिक अधिकार बीच में नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद मतलब मिनर्वा मिल्स एक केस था। ठीक है ना। शायद ये गुजरात का था। मिनर्वा मिल्स वाद के माध्यम से जो कब हुआ था 1980 में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा कर दी कि दोनों क्या है, समतुल्य है, ना तुम्हारी ना हमारी, दोनों क्या है, समतुल्य, यानी कि समान है। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है और दोनों एक दूसरे से क्या है, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स केस के माध्यम से बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को समतुल्य बता दिया था। ठीक है। ना तो इंदिरा जी की रखी ना खुद की रखी। ठीक है ना। दोनों को समान बता दिए। जो यही था, ये क्या थे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, जो अगला वीडियो रहेगा वो हमारा वो रहेगा मौलिक कर्तव्यों पर, और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने के बाद में सीधा चलेंगे फिर राष्ट्रपति शासन जी के, राष्ट्रपति के पास चलेंगे, और राष्ट्रपति से बात करने के बाद में फिर आएगी अपनी विधायिका। ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और पसंद आए तो शेयर लाइक सब कुछ करें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।